ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं ना। आज हम डिस्कशन करेंगे इसका 2524 का। कितने लोगों ने कर लिया? हाथ उठाओ एक बार। कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? ठीक है। कैसा लगा आपको? डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी? सर मॉडरेट टू इजी था। डिफिकल्ट। इजी था। इजी वाले लोग हाथ उठाओ एक बार। मॉडरेट, मॉडरेट था, हाथ उठाओ। और डिफिकल्ट था। तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि ये पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। एमकेट जो आ रहे हैं, इससे पहले वाला भी हमने किया था, वो भी मुश्किल नहीं था, ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है। हम जो क्लास में जो सेट्स करेंगे ना, थोड़े से इससे ज्यादा लेवल के करेंगे, क्योंकि ये आसान है कैट के लेवल के हिसाब से, है ना। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमें हमारी तैयारी है ना थोड़ी सी ज्यादा करनी चाहिए हमेशा। ठीक है। जो भी डिफिकल्टी लेवल वहां पर आना चाहिए, उससे एक लेवल या दो लेवल ऊपर करके अगर हम तैयारी चलेंगे तो फिर हमें एक्चुअल पेपर आसान लगेगा फिर। ठीक है। इस पेपर के अंदर भी दो सेट ठीक ठाक थे, दो तो बहुत ही ज्यादा आसान थे। ठीक है। तो चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो एक तो ये ऑक्शन वाला सेट जो है, पांच आदमी थे ABCD, और ये ऑक्शन के अंदर बैठते हैं, है ना। तो ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिट करता है उसको वो वाली चीज मिल जाती है। ये वाला सेट अच्छा था। इस वाले सेट के अंदर मतलब किस किस को चैलेंज महसूस हुआ? अच्छा, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ इसको करना कैसे। सबसे पहले तो देखो, इसको एक बार पढ़ लो, है ना। एक ऑक्शन हाउस है, इसके अंदर 10 आइटम है। आइटम के नाम ये लिख रखा है, आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। पांच लोग है, ABCD ही। ठीक है ना। इसके अंदर कोई एक लाइन हो जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा हो, एक दो लाइन ही होगी ज्यादा से ज्यादा, बाकी आसान है वो। नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। पढ़ने का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बार पढ़ लोगे ना तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। तो कह रहा है ईच आइटम, ईच ऑफ द 5 पार्टिसिपेंट्स हैड टू सबमिट एग्जैक्टली वन वन बिट। तो ये कह रहा है हर एक आदमी को एक बिट सबमिट करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे ये खाली क्यों है? फिर ए ने तो सबमिट की नहीं, बी ने तो सबमिट की नहीं, ए ने सबमिट किए, यही तो हमें निकालना है, सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना देगा। ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है? एंड द आइटम वाज सोल्ड टू द पर्सन हु सबमिटेड द हाईएस्ट बिड। ऐसा जनरली होता है, इसमें कोई खास बात कर नहीं रहा है। जो हाईएस्ट बिडिंग करता है उसी को चीज मिलती है। ईच ऑफ द 5 पर्सन हैड ए सर्टेन अमाउंट विद हर बिफोर द ऑक्शन फॉर द फर्स्ट आइटम स्टार्टेड। तो हर एक आदमी के पास में कुछ कुछ अमाउंट है। द ऑक्शन स्टार्टेड विद आइटम 1 एंड एंडेड विद आइटम 10 इन डेट ऑर्डर। मतलब सबसे पहले 1 का ऑक्शन हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ। इस वाली चीज का भी एक यूज है ना। कोई भी क्लू ऐसे ही दिया हुआ नहीं रहता, इसके बिना भी सेट सॉल्व होने में दिक्कत आएगी अगर मैं इस क्लू को यूज नहीं करूंगा तो। फॉर एनी आइटम द पर्सन हु सबमिटेड द हाईएस्ट बिड had to pay the amount she had bid for that item before the auction of the next item can be started। ये वाली लाइन का मीनिंग मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जैसे कि किसी ने भी हाईएस्ट बिड की, जैसे देखो आइटम 5 की पांचों की बिड हमें पता है, आइटम 5 की पांचों की बिड मुझे पता है। सबसे हाईएस्ट कौन सी है इसमें? 40। तो जब छह आइटम नंबर 6 की ऑप्शन शुरू होगी ना, उसके पहले डी से अपने को पैसे लेने 40 रुपए, है ना। उसके पहले आइटम 6 की ऑप्शन शुरू नहीं होगी। आइटम 2 के अंदर हाईएस्ट बिडर कौन है? जैसे कि आइटम 5 तो मैं बता सकता हूँ, आइटम 5 किसको मिला? आइटम 5 मिला है डी को। क्यों बता सकता हूँ? क्योंकि पांचों की ऑप्शन मुझे पता है यहाँ पर, पांचों की बिडिंग मुझे पता है यहाँ पर। ठीक है ना। पांचों की बिट्स मुझे पता है। ओ ओ आइटम 2 जो है, इसका मैं नहीं बता सकता कि ये किसको मिला, क्योंकि मुझे पांचों की बिट्स नहीं पता, ए की भी नहीं पता और बी की भी नहीं पता। हाँ, तो निकालेंगे हम। अच्छा, इसके बाद में देखो यहाँ पे, further, for none of the items did any person submitted a bid higher than the amount that she had with her at the start of the auction of that item। तो देखो, मैं इसी वाली लाइन के लिए कह रहा था कि अगर आपको किसी लाइन का अगर मीनिंग समझ में नहीं आएगा ना बाई चांस, तो वो इसी लाइन का नहीं आएगा। जैसे कि ए है एक आदमी, ए ने आइटम नंबर 10 के लिए ऑप्शन क्या बोला? 69 रुपीज।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके पास में एक्चुअली में 69 रुपीज भी होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि इसके पहले इसने ये सारे आइटम खरीद लिए होंगे। कौन कौन से आइटम खरीद लिए होंगे, रुको मैं ग्रीन कलर को, इसने ऑक्शन में कितना बोला, 69। ऐसा नहीं होगा कि इसने एंड में ये सारे ऑक्शन करके खरीद लिए होंगे, है ना। ये सारे मिलकर के खरीद लिए होंगे, क्योंकि अगर ये चारों अगर ये खरीद लेगा बिडिंग करके, तो इसके पास में पैसे कितने, नीचे जो ग्राफ दे रखा है वो क्या बोल रहा है कि ऑक्शन वन जब स्टार्ट हुआ था ना, आइटम वन, तब इनके पास में स्टार्टिंग में कितने कितने रुपए थे, है ना। तो देखो आप ए के पैसे जोड़ो, मैं मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ए ने आइटम नंबर 3 खरीदा 42 रुपए दिए, आइटम नंबर 4 खरीदा 30 रुपए दिए, आइटम नंबर 7 खरीदा 29 रुपए दिए, आइटम नंबर 4 खरीदा 45 रुपए दिए, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको 29 को हटा दो, इसी से समझ में आ जाएगी आपको बात, 3 से ही ये 29 वाले को हटा दो, है ना। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ये मत देखना कि इससे बड़ा तो कोई नंबर है, इससे छोटा तो कोई नंबर है, 30 से बड़ा तो नंबर है, इसके ऊपर ध्यान मत देना। सपोज कि आइटम 4 इसको मिल गया, तो देखो तो ये तीनों मिलाकर के कितने हो रहे हैं, 117। इसके पास में पैसे कितने थे, 121। 121 थे, तो आइटम 9 तो इसको मिला नहीं, है ना। आइटम 9 मान लो, आइटम 9 मिल गया इसको 34, डी को मिल गया आइटम 4। इसके बाद भी आइटम 10 के लिए कितना, कितनी बोली लगा रहा है ये, 69। तो 69 रुपए की इसने बोली लगा दी, यानी कि ये वाली बात श्योर है कि इसके पास में 69 रुपीज थे, है ना। इसका मतलब क्या है, हमने जो ये माना है ना कि इसके पास में आइटम नंबर 3 भी इसने खरीद लिया था, 4 भी इसने खरीद लिया था, 8 भी इसने खरीद लिया था, ये वाली बात सही हुई या गलत हुई, गलत होगी। क्योंकि अगर ये तीनों आइटम अगर ये खरीदेगा तो इसके 117 रुपए जा चुके होंगे, तो फिर ये आखिरी राउंड में 69 रुपीज की बोली लगा ही नहीं सकेगा। जबकि इसने बोला है कि किसी भी राउंड के अंदर या किसी भी आइटम की जब ऑक्शन होती है उसके अंदर कोई भी आदमी कोई भी बिड करता है, तो उतना अमाउंट वो हवा में बिड नहीं कर देता, उतना अमाउंट उसकी जेब में होता भी है। कितने लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, तो मैं इसका यूज कैसे करूंगा, मैं इसका यूज ऐसे करूंगा, इस वाली लाइन का, ये वाली लाइन बड़े काम की है कि यार ए ने जितने भी आइटम खरीदे होंगे ना इसके पहले, वो कितने खरीदे होंगे, तो 121 में से कितना माइनस कर लो आप, 69 माइनस कर लो, तो कितने रुपए के आइटम खरीदे होंगे इसने, केवल और केवल 52 रुपीज का आइटम खरीद सकता है आइटम 10 के ऑप्शन होने से पहले। इतनी ही इसके पास में गुंजाइश है, इससे ज्यादा के नहीं खरीद सकता। बात आ गई ना सभी लोगों को समझ में, ठीक है। और नीचे वाला ग्राफ में पहले ही बता चुका हूँ, द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड द पार्शियल इंफॉर्मेशन, पार्शियल का मतलब होता है कुछ जानबूझ करके मिटाई हुई है इसने, है ना। ब्लैंक केस का मतलब ये नहीं है एन ए जीरो बिट किया है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोल रहा है ये, एंड द ग्राफ, ग्राफ क्या बोल रहा है, ग्राफ गिवन बिलो द टेबल प्रोवाइड्स द टोटल अमाउंट अवेलेबल विद ईच पर्सन एट द स्टार्ट ऑफ द डे, है ना। तो ठीक है, चलो इसको हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि किसी भी सेट के अंदर आप जो जो काम कर सकते हो वो करो, अपने आप सेट सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आइटम वन किसको मिला, तो मेरे हिसाब से आप बता नहीं पाओगे आइटम वन किसको मिला, क्यों, क्यों नहीं बता पाओगे, क्या कारण है। क्योंकि अभी तक देखने से पता लग रहा है आइटम वन की जिसकी बिड अवेलेबल है मेरे पास में, A C D E, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, डी है। तो अभी तक ये पता लग रहा है कि यार डी को मिल सकता है, पूरा श्योर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी की बिट पता नहीं हो सकता, बी ने 25 बिट कर दिया और 26 बिट कर दिया और 27 बिट कर दिया, है ना। तो इसलिए मैं श्योर नहीं हो सकता। पर एक चीज है इसके लिए मैं श्योर हो सकता हूँ कि आइटम वन पक्का किसको नहीं मिला होगा, है ना। बताओ किस किस को आइटम वन पक्का नहीं मिला होगा। तो जो जो नहीं मिला होगा ना उसको मैं पिंग कर रहा हूँ, ए को नहीं मिला होगा, ई को भी नहीं मिला होगा, सी को भी नहीं मिला होगा, है ना। आइटम टू किस किस को नहीं मिला होगा, है ना। आइटम थ्री किस किस को नहीं मिला होगा, इसको 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 नहीं मिला होगा, है ना। आइटम फोर किस किस को नहीं मिला होगा, इसको नहीं मिला होगा, इसको नहीं मिला होगा, इसको नहीं मिला होगा। आइटम फाइव किस किस को नहीं मिला होगा, इन चारों को नहीं मिला होगा। यानी कि आइटम फाइव के लिए तो हम श्योर हो सकते हैं आइटम फाइव किसको मिला, बताओ, डी बोलो जल्दी। डी को।
तो जिसको जो आइटम मिल रहा है उसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ध्यान रखना वाली बात है ना। ठीक है, चलो इसके बाद में हम ये देखते हैं कि आइटम 6 किसको नहीं मिला होगा। इसको नहीं मिला होगा, इसको नहीं मिला होगा। अच्छा, आइटम 5 जो है किसी ना किसी को मिलना जरूरी था, उसी के बाद में नेक्स्ट बिडिंग शुरू होगी और डी ने पैसे भी पे कर देंगे 40 रुपए। उसके बिना नेक्स्ट शुरू हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो आइटम 7 किस किस को नहीं मिला होगा। ए को नहीं मिला, बी को भी नहीं मिला और डी को भी नहीं मिला। 36 वाले को हो सकता है मिल जाए। ये आइटम 8 इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, हो सकता है ई को मिल जाए। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान से देखो एक बात और। अभी और भी बहुत सारी चीजें क्लू याद आ रहे हैं, बाकी बाद में यूज करते हैं। आइटम नंबर 9 किस किस को नहीं मिला। ए को नहीं मिला, इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला। आइटम नंबर 10 किस किस को नहीं मिलेगा, पक्का 100% श्योरिटी है, इन लोगों को नहीं मिला। बात आ गई समझ में। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन के ऊपर विचार करूंगा, मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको, 10 नहीं 20 सेकंड का टाइम दूंगा। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आइटम नंबर 8 जो है ये ई को मिल गया हो, क्योंकि अब दो ही पॉसिबिलिटी बचती है। जिसको मिलेगा ना उसको ग्रीन हाईलाइट करूंगा मैं। आइटम नंबर 8 या तो सी को मिलेगा या ई को मिलेगा। तो क्या मैं ई को दिला सकता हूँ क्या आइटम नंबर 8। 20 सेकंड सभी लोग सोचो, जिसको जवाब पता चल जाए वो लोग हाथ उठाना फिर। ठीक है, हाँ गौरिका जी बताइए, क्यों नहीं मिल सकता ई कोई वाला आइटम। सो वो एक्चुअली ये जो बिड कर रहा है आइटम 10 के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ करो करो, कंप्लीट करो जल्दी से। हाँ वो 70 है। तो फिर हम्म। अगर वो 74 अगर ये मान लो 74 रुपए पहली का कर आइटम देगा, इसको मिल तो जाएगा, फिर अगर तो इसके उसको वो पास मिल गई तो फिर वो बचेंगे 70। कितने इसके पास में, लेफ्ट कितने होंगे, 69 रुपीज। और आइटम 10 की ये बोली कितनी लगा रहा है, क्योंकि इसके पास में है कितने टोटल 143 है। तो आइटम 10 की बोली कितनी लगा रहा है, 70 रुपए। यानी कि आइटम 10 में सच में इसके पास में 70 या उससे ज्यादा रुपए होंगे, इस बात की 100% श्योरिटी है। वरना कोई भी आदमी पैसे नहीं होंगे वहां तक बिडिंग नहीं करेगा। जनरली होता भी तो ऐसा ही है कि जेब में पैसे नहीं उतनी बिडिंग थोड़ी ना करते हैं, है ना। और एक बड़ी फेमस सी कहानी है द टाइट कॉर्नर्स करके, कभी किसी ने पढ़ी है वो कहानी इसी बारे में है कि मतलब आदमी की जेब में पैसे नहीं होते फिर भी वो बिड कर देता है। पढ़ी है कभी किसी ने ये कहानी, कभी नहीं पढ़ी किसी ने। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई ज्यादा इसकी जरूरत भी नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ कि जितनी बिड कर रहे हैं ना उतने पैसे उसके जेब में है। तो मैं किस बात के लिए श्योर हो गया यहाँ पर कि आइटम नंबर 8 है, पक्का एक आदमी को तो नहीं मिला। तो किसको नहीं मिला, ई को नहीं मिला। तो अब एक ही आदमी ऑप्शन को आगे बढ़ाना है, हर एक आइटम किसी न किसी को देना है। तो आइटम नंबर 8 किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। और इसको मिलेगा तो मैं यहाँ से एक बात और श्योर हो सकता हूँ, एक बात के लिए बताओ किस बात के लिए मैं श्योर हो सकता हूँ यहाँ पर। क्योंकि ये वाला आइटम इसको मिल रहा है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि सी ने कितने पैसे पे करे होंगे यहाँ पर आइटम 8 को लेने के लिए। आपको नहीं लग रहा कि जितने भी करे होंगे या तो 75 के बराबर करे होंगे या फिर इससे ज्यादा करे होंगे, तभी तो मिलेगा। बात आ गई समझ में या फिर नहीं है। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो इधर। जैसे आइटम डी, आइटम डी नहीं, जैसे डी जो बंदा था इसको आइटम 5 मिल गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको और कोई भी आइटम हम दे नहीं सकते। और किसके बेसिस पर बोल सकता हूँ कि इसके पास में 75
रुपीस बचे थे और उसके पास तो वैसे बहुत कम अमाउंट है। क्या मैं वाली बात बोल सकता हूँ क्या? देखो तो एक बार। बताओ, क्या मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ या मैं ये वाली बात नहीं बोल सकता? यस सर, बोल सकते हैं। यस सर। सोचो सब लोग 10-10 20-20 सेकंड इसके ऊपर सोचो। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी एक और आइटम इसको दे दूंगा ना, तो देखो 75 रुपीज तो इसके पास में होने ही चाहिए, 75 या उससे ज्यादा। 40 रुपए का ये सामान खरीद चुका। ये दोनों मिलाकर के कितने रुपए हो गए? 115। तो कोई भी सामान ये खरीद सकता है, इसके लिए इसके पास में गुंजाइश कितनी है? 120 में से 115 माइनस कर दो। 5 रुपए में कोई आइटम मिल रहा है तो इसे मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। क्या 5 रुपए में कोई आइटम मिल सकता है इसको? आइटम 4, आइटम 6, 9 कोई मिल सकता है क्या? देखो तो। नो। नहीं मिल सकता। तो मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि डी को और भी कोई आइटम नहीं मिला होगा, है ना? डी को और कोई भी नहीं आइटम नहीं मिला होगा, तो सब जगह पर पिंक कर दिया जहां जहां पर भी पिंक नहीं है। यहाँ पर भी पिंक, यहाँ पर भी पिंक। अब फिर से अपना वही वाला काम कर लो। कौन सा वाला? जिसमें 4 पिंक आ गए उसमें एक ग्रीन कर दो, है ना? जिसमें 4 पिंक आ गए उसके अंदर एक ग्रीन कर दो, जिससे कि आइटम नंबर 1 के अंदर है 4 पिंक। और किसके अंदर है बताओ 4 पिंक? आइटम 4। आइटम 4 के अंदर है। और किसके अंदर है? आइटम 9। आइटम 9 के 9। अंदर है ना? अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से। आइटम 9 के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि आइटम 9 इसको सी को मिल रहा है, तो मतलब कितना इसको देना पड़ेगा, यहाँ पे कितना खर्च करना पड़ेगा? तो आप कहोगे या तो 35 या उससे ज्यादा, 35 या उससे ज्यादा इसको खर्च करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना? अच्छा, मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ? जैसे सी को एक और आइटम मिला है, आइटम 4। आइटम 4 के लिए मैं क्या कह सकता हूँ बताओ? सी को कितना खर्च करना पड़ा होगा? 33, मोर देन 33। 33 32। ग्रेटर देन इक्वल टू 33, इससे भी काम चल जाएगा, है ना? अच्छा, आप चाहो तो ये वाली बात भी चेक कर सकते हो, क्या 218 इसका बन रहा है क्या? क्या कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी हमने? या फिर अगर आप इस वाली चीज की पॉसिबिलिटी देखना चाहते हो, क्या आइटम 2 इसको मिल सकता है क्या, तो एक बार गुंजाइश चेक करते हैं हम लोग, है ना? गुंजाइश चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम में खरीदवाएंगे आइटम 33, 75, 35, और इसके बाद भी 74 रुपीज इसके पास में बच रहे हैं। इन चारों को ऐड करेंगे तो बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? 74 क्यों ऐड किया? क्योंकि राउंड 10 में इसके पास में कम से कम 74 रुपीज तो होंगे ही। ये तीनों खरीदने के बाद में 74 ये राउंड 10 में बच रहे हैं। और उसके पास में पैसे कितने थे? 218, यानी कि कितने रुपए एक्स्ट्रा पड़े इसके पास में बताओ? ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए एक। एक्स्ट्रा हो सकते हैं? 1 रुपए में मिल सकता है क्या आइटम नंबर 2? नो। आइटम नंबर 7 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सेट आसान है, मैं समझा रहा हूँ ना, उसमें टाइम लग रहा है, ये मैं सोच लेना इतनी देर हो गई इसमें। मुश्किल सेट है। सेट आसान है क्योंकि हमें ज्यादा रश नहीं करना समझते वक्त, है ना? ठीक है। अब बताओ फिर से वही वाला पुराना काम, कहीं पर दिख रहा है आपको कि 4 आइटम किसी को नहीं मिले, मतलब 4 लोगों को नहीं मिले? 4 आइटम पिंक कलर आ 7। रहे हो कहीं पर? दिख रहा है कहीं पर? आइटम आइटम 7। 7। आइटम 7। आइटम 7 किसको मिल जाएगा बताओ? ई को। ई को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? ई को 36 से ज्यादा। 36 या 36 से ज्यादा। 36 नहीं, 37 या उससे ज्यादा। सॉरी। 37। 37 या उससे ज्यादा, है ना? अच्छा, ई की, आप ई के जेब का हिसाब किताब चेक करो आखिरी राउंड से, है ना? अच्छा देखो, ऐसा नहीं है आप आखिरी राउंड से ही चेक कर सकते, इससे पहले वाले से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, है ना? बात आ रही है समझ में? नहीं कर सकते क्या राउंड एट से? 74 की बोली लगा रहा है तो बोलो हाँ ना में जवाब दो। यस सर। यस सर। जैसे आइटम 8 की इसकी 74 बोली लगाई और ये 37, तो इसके कितने रुपए का हिसाब किताब हमें पता चल गया? 111 का। 111। 111 का, यानी कि इसके पास में कितने रुपए और बचे? ही के पास में 111, 143 में से 111 माइनस कर लो आप,
कितना आता है 32। बताओ? 32। क्या 32 रुपए में कोई आइटम मिल सकता है क्या इसको? आइटम 9। नहीं अच्छा, नहीं 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 सोचो सोचो, क्या सर। 32 रुपए में इसको कोई आइटम मिल सकता है क्या? आइटम 6। आइटम 6। आइटम 6 मिल सकता है। अच्छा, क्या आइटम 3 मिल सकता है क्या? आइटम 3? नहीं सर। नो सर। आइटम 3 के लिए तो मैं श्योर हूँ ना कि आइटम 3 तो नहीं मिल सकता, यस नहीं सर। है ना? सर। तो 3 के ऊपर पिंक कलर कर दो, जो जो आ रहा है उसके ऊपर कर दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब फिर से वही वाला अपना पुराना काम, जिसमें 4 पिंक कलर आ गया उसमें ग्रीन कर दो। आइटम 3। आइटम 3 किसको मिल गया? ए को मिल गया, है ना? अब एक ही जेब चेक कर लो आप एक बार, है ना? ए के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सब में से? आइटम 3 के बाद में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 69, है ना? 69 प्लस कितना करूंगा मैं? 42। 69 प्लस 42 कितना हो रहा है? 111। 111। तो इसके पास में कितने रुपए और बचे? 121 है इसके 10। पास में। 10 रुपये बचे। 10, है ना? तो क्या 10 रुपए में कोई आइटम खरीद सकता है क्या? बताओ नो मुझे। सर। नो सर। तो कहाँ पर पिंक कलर आ जाएगा? यहाँ पर पिंक कलर आ जाएगा, है ना? यहाँ पर भी पिंक कलर आ जाएगा। तो देखो, पता चल ही गया होगा आपको बहुत ज्यादा कि आइटम 2 किसने खरीदा? इसने खरीदा, है ना? और किस में आ रहे हैं 4 पिंक? आइटम 6 किसने खरीदा? इसने खरीदा। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो इनके इनके नंबर भी लिख लेते हैं हम लोग कि कितने कितने पैसे गए। बस आइटम 10 पेंडिंग है, बाकी तो सारे आइटम का हिसाब किताब है हमारे पास में। आइटम 1 मिला है बी को, और कितने रुपए में खरीदा इसने? ग्रेटर देन इक्वल टू 25 में। आइटम 2 किसको मिला है? बी को। बी को, और इसने कितने रुपए में खरीदा है? 37 से ज्यादा। 37 या उससे ज्यादा में खरीदा है, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में देखो, आप आखिरी वाले का हिसाब किताब लगाओ कि आखिरी वाला क्या डी को मिल सकता है या नहीं मिल सकता, है ना? तो देखते हैं इसको, आखिरी वाला डी को मिल सकता है तो आखिरी वाला डी को मिले इसके लिए पहले बी की जेब चेक करो। बी ने कितने पैसे अपने उड़ा दिए? तो कम से कम 37 रुपए में तो इसको आइटम 2 मिलेगा, ज्यादा में मिल सकता है, पर मैं तो पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। 25 रुपए में इसने ये कर दिया। इसके अलावा हमें क्या पता है? तो देखो इसने कितने पैसे खर्च कर दिए अभी तक? 62, है ना? इसके पास में थे कितने? 136। तो बोली लगाने के लिए कितने पैसे होने चाहिए इसके पास में? 62 माइनस करो, इसमें से कितना आ रहा है? 24। मतलब बी जो मैक्सिमम बिडिंग भी कर सकता है वो कितने की कर सकता है आइटम 10 के लिए? 24 की। 74 की। तो बताओ इसे मिलेगा क्या आइटम 10 फिर? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। नहीं मिलेगा। किसको मिला फिर बताओ? डी को। बिल्कुल। डी को। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, कितने लोगों को ये वाला सेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया? बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, हाथ उठाओ। शुभांशु समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसके सवाल कैसे लगे आप लोगों को? बताओ। आंसर कर दो एक बार डोरेबल। इनका, जल्दी जल्दी से, टाइम पास में। सर एक बार उसकी फोटो लेनी थी। हम्म, ले लो फोटो, ले लो। अच्छा, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि घर पर जितनी बार सेट कर रहे हो, तो दो तरीके से हम सेट सॉल्व करेंगे। एक तो पेपर में दूंगा बना करके, उसमें तो करना ही है, प्लस एक सेट के साथ में ना थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड किया करो। टाइम स्पेंड टाइम स्पेंड करने का मतलब होता है कि थोड़ा सा सोचा करो और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और कौन सा क्लू थोड़ा अच्छे से यूज कर सकते हैं। आंसर ओरिएंटेड मत रहा करो, ठीक है ना? बताओ, पहले का आंसर बताओ जल्दी से। मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ इनके। पहले का आंसर, मैंने फोटो नहीं खींच रखा, जल्दी बताओ। बॉम्बे। 2। भरोसा करके मार्क कर रहा हूँ, है ना? सही है ना? हाँ, दूसरे का आंसर। बॉम्बे।
तीसरे का आंसर पागल ही हो क्या बिल्कुल। अहमदाबाद। तुम्हें फोटो खींचने के लिए टाइम दे दिया, उसके बाद भी नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। फोर्थ का क्या आंसर है? 3। फिफ्थ का क्या आंसर है? 36। यही आ रहा है सभी का आंसर। देख लो एक बार, किसी को कुछ और पूछना है पूछ लो, इसके बाद में दूसरा सेट कर दूंगा मैं। ठीक है चलो, अब हम आगे वाला सेट करते हैं। ये सेट है कि 5 दोस्त हैं और वो रात में, उन्होंने शाम को एक केक ला करके रखा और वो रात में उठ करके सब चोरी करके थोड़ा थोड़ा सब लोग खाते हैं। तो सेट की लैंग्वेज बड़ी आसान है, सेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी लाइन जो कि आसानी से समझ में ना आए आप लोगों को। तो सेट दो चीज़ों के बारे में, एक तो किस ऑर्डर में इन्होंने खाया और कितना खाया, इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं ऑर्डर डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कि किस ऑर्डर में किस किसने खाया, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बनाई है मैंने ऑरेंज कलर की, ये जो लाइन है ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोग जानते ही हो कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आता है, जैसे कि 0 यहाँ पर आता है, 1 यहाँ पर आता है, 2 यहाँ पर आता है ना। तो जो नंबर पहले आता है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो नंबर बाद में आता है या बड़ा होता है वो राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो भी आदमी पहले आया होगा उसको मैं इधर लिखूंगा नंबर लाइन के, और जो बाद में आया होगा उसको इस तरफ लिखूंगा, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर डिसाइड करने के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ। तो इधर देखो ध्यान से, कोई भी आदमी ने, पहला वाला जो क्लू है ये लिखने वाला क्लू नहीं है, ध्यान रखने वाला क्लू है। नन ऑफ देम एट मोर देन हाफ ऑफ द केक डेट वॉज रिमेनिंग एट द टाइम दे वेंट टू ईट द केक, है ना। तो ये तो वैसे ध्यान रख लो कि जैसे मान लो कि 50% केक बचा है, तो कोई भी 50% में से जैसे 50x केक बचा है, जैसे कि मैं समझाता हूँ पूरा स्टार्टिंग से, जैसे कि 100x था केक, स्टार्टिंग में तो 100% था, या 100x मान लो, ये स्टार्टिंग हुई थी केक की यहाँ से, है ना। अब मान लो सभी लोगों ने खाते खाते कितना बच गया, 50x बच गया। 50x किसको मिला, ये मिला तरुण को जब ये गया था। तो तरुण 50x में से कितना खाएगा, आधे से ज़्यादा नहीं खाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25x खा सकता है, ऐसा नहीं होगा कि 30x खा लेगा, है ना। ये वाली बात ये कह रहा है, 40x खा लेगा, ये नहीं होगा। तो ये कह रहा है जितना भी केक रिमेनिंग है ना उससे आधा ही खाया है ना, अगर खाया है तो आधे से ज़्यादा आप नहीं खा सकते। तो दूसरा वाला क्लू क्या है, दूसरा वाला क्लू ये है कि तरुण ने कितना केक खाया, जितना भी रिमेनिंग था उसका आधा केक खाया है, ठीक है ना। और मनीष ने भी इसके बराबर ही केक खाया है, ठीक है। तो देखो ये जो क्लू नंबर 2 है ना, काफ़ी अच्छा क्लू है ये, और इससे ऑर्डर भी पता चल रहा है हमें मनीष और तरुण का। कैसे पता चल रहा है मैं बता देता हूँ, है ना। जैसे कि तरुण यहाँ पर था, स्टार्टिंग में केक की शुरुआत हुई थी 100% से। 100% को मैं 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ 100x, है ना। अब मान लो कुछ कुछ लोगों ने खाया होगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और मान लो कि तरुण को केक मिला 60x, जो रिमेनिंग था बाकी लोगों के खाने के बाद में 60x था, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर में हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, इनका एक्चुअल क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं। तो ये बोल रहा है तरुण को जितने मिला था ना उसमें से आधा खाया इसने, हाफ खाया, हाफ खाया। तो तरुण ने कितना खाया, तरुण ने खाया 30x, है ना। अब इधर ध्यान से देखो, अगर मैं तरुण के बाद में, अगर मैं किसको मानता हूँ, अगर मैं मनीष को मानता हूँ तरुण के बाद में, तो ध्यान से देखो मनीष खाएगा, तो ये क्या बोल रहा है, मनीष ने तरुण के बराबर फ्रैक्शन केक नहीं खाया, तरुण के बराबर क्वांटिटी में खाया है। ये नहीं बोल रहा है कि मनीष को भी जितना मिला था उसमें से मनीष ने आधा खाया है। अगर ऐसा बोलता तब तो बात बन जाती, क्योंकि मनीष को कितना मिलता है 30x, 30 में से अगर ये बोलता मनीष ने भी अपने रिमेनिंग का हाफ ही खाया है, तो 30x का आधा कितना होगा 15x, बात बन जाती। बाकी ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है उतना फ्रैक्शन नहीं खाया, उतनी ही क्वांटिटी खाया है। तो इसमें दो चीज़ें, ये हाफ जो लिख रखा है ये तो रिमेनिंग का फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन तरुण ने खाया। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं केजीज में या ग्राम्स में या स्लाइसेस में, तो तरुण ने कितनी स्लाइसेस खाई 30x। तो 30x ही स्लाइसेस कौन खाएगा, ये खाएगा, मनीष खाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये तो पूरा केक ही ख़त्म हो जाएगा, जबकि इसने एक लाइन के अंदर क्या लिख रखा है कि आखिरी आदमी ने जब खाया था ना तो 1/8 ऑफ द केक वॉज रिमेनिंग। तो ऐसा तो हो नहीं सकता,
किसी किसी आदमी को ये भी लग सकता है कि यार ये तो मैंने 60x का एग्जाम्पल लिया है ना। तो चलो 100% था और 100% मतलब 100x मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। मान लो तरुण को केक मिल रहा था 80x अगर तरुण को केक मिल रहा था तो इसने आधा खाया है, हाफ खाया है। हाफ कितना हो जाएगा 40x, और जितना तरुण ने खाया उतना ही मनीष ने खाया। अगर मैं मनीष को तरुण के बाद में मानूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा 40x। तो 80x था, 40x इसने खा लिया, तो इसके बाद केक कितना बचा 0। जबकि इस वाली लाइन के हिसाब से कितना बचना चाहिए, केक बचना चाहिए पूरा 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5% स्टार्टिंग का। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल लेकर के बताया था। मान लो कि यहाँ पर अगर 50x केक अगर तरुण को मिलता तो तरुण कितना खाता, हाफ, यानी कि 25x। तो 25x से कौन खाता, मनीष खाता, तो कोई केक बचता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, क्लू 2 से हम लोग इनडायरेक्टली ये बता सकते हैं कि मनीष कभी भी बाद में नहीं आ सकता तरुण के, है ना। बाद में आएगा तो फिर केक बचेगा ही नहीं। मनीष और तरुण दोनों मिला करके पूरा केक ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या बात पता चली है कि मनीष जो है वो तो तरुण के आगे ही आना है। लिख दिया मैंने इसके आगे, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर मनीष, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसने क्या बोल रखा है यहाँ पर क्लू नंबर 3 के अंदर, सलमान एट द केक आफ्टर पवन डिड। तो पहले पवन ने खाया, फिर बाद में किसने खाया, सलमान ने खाया, है ना। अब देखो एक बात ध्यान से सुनो, सलमान और तरुण के बाद में भी एक क्लू दे रखा है, क्योंकि मैं मेनली अभी ऑर्डर पर ही काम कर रहा हूँ। देखो ये रहा, तरुण एट द केक बिफोर सलमान डिड, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर लाइन पर सलमान को कहाँ बनाया जाए, यहाँ पर बनाया जाए, इस जगह पर, इस जगह पर मैं बनाऊंगा सलमान को, है ना, इस जगह पर बनाऊंगा। अच्छा, अब क्लू नंबर 3 पर चलते हैं। ये वाला तो मैंने यहाँ से बनाया है, इस जगह से, है ना, इन दोनों की ऑर्डरिंग मैंने यहाँ से की है। इसके बाद में देखो ये क्या बोल रहा है 3rd वाले के अंदर, सलमान एट द केक आफ्टर पवन डिड। तो पवन के बाद में खाया, इसका क्या मतलब होगा कि पवन भी आएगा तो कहीं ना कहीं आगे ही आएगा, कहीं ना कहीं पवन आएगा तो आगे ही आएगा। अब मैं पवन को इसलिए नहीं बना सकता, हो सकता है इन दोनों के बीच में है, हो सकता है इन दोनों के बीच में है, हो सकता है यहाँ पर है। आने तो सब अलग अलग पॉइंट पर ही है, एक साथ किसी ने केक खाया नहीं, है ना। तो पवन तो यहाँ पर आ जाएगा। 3 आदमी तो ये रहे MTS और P, MTS और P, है ना। अच्छा, अब आखिरी आदमी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिरी नंबर पर कौन कौन आ सकता है। तो ये वाली बात तो पता चल गई कि P भी नहीं हो सकता आखिरी में, T भी नहीं हो सकता, M भी नहीं हो सकता, है ना। तो P, T और M नहीं हो सकता। क्या सलमान आखिरी बंदा हो सकता है एक नरेश भी हो सकता है ना। पर देखो सलमान नहीं होगा। सलमान क्यों नहीं होगा, क्लू नंबर 3 आप ढंग से पढ़ो एक बार। तो ये क्या बोल रहा है, सलमान एट द केक आफ्टर पवन डिड, ये तो आसान सी बात है। ये कह रहा है जब सलमान ने फिनिश कर दिया था केक, जब इसने अपना केक खा लिया था तो केक कितना बच रहा था, मोर देन 1/8। अगर मैं सलमान को आखिरी मान लूँगा तो सलमान के बाद में कितना केक बच रहा है, 1/8 से ज़्यादा। जबकि इसने क्या दे रखा है ऊपर कि जब आखिरी बंदे ने केक खा करके ख़त्म किया था, अपना हिस्सा खा करके ख़त्म किया था, तो केक कितना बच रहा था, न 1/8 से ज़्यादा न 1/8 से कम, एग्जैक्टली 1/8 ही बच रहा था। तो यहाँ पर क्लू नंबर 3 के अंदर क्या बात दे रखी है कि सलमान ने जब केक खाया था तब 1/8 से ज़्यादा बच रहा था। इसका मतलब सलमान तो आखिरी नहीं हो सकता, तो किसी और बंदे को ही आखिरी होना पड़ेगा। तो बताओ चॉइस क्या है आपके पास में, सलमान नहीं हो सकता तो ये बंदा कौन हो जाएगा फिर, एन। बात आ गई समझ में, ठीक है। इसके बाद में एक क्लू और है, क्लू नंबर 5, कि जब मनीष केक खाने के लिए गया था ना तो उसे कितना केक मिला था, 4/5 आप लोग जानते होंगे। 4/5 फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज के अंदर कितना होता है 80%। अगर किसी को ये 80% कैसे होता है नहीं निकालना आता तो किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका मतलब क्या है, जब मनीष खाने के लिए गया था ना तो उसे केक कितना मिला था, 80%। अब सोचो कि अगर मनीष अगर पहला आदमी होता तो मनीष को कितना केक मिलता खाने के पहले फ्रिज में रखा हुआ, 100%, है ना। इसका मतलब क्या है, मनीष जो है पहला आदमी नहीं होगा। तो पहला आदमी कौन हो सकता है, T, S और N तो हो नहीं सकते, ये P के चांसेस है, क्योंकि P इधर आना है तो P को पहले नंबर पर हम बना देंगे और ये हो गया इनका ऑर्डर डिसाइड, ठीक है ना।
थोड़ा सा इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ एक बार। तो ये हो गया यहाँ पर P, है ना। अब दूसरी चीज इसके अंदर आती है कि किसने कितना कितना केक खाया है ना, किसने कितना कितना केक खाया है ना। तो इधर देखो ध्यान से, इसके अंदर चाहो तो आप डायरेक्टली कुछ ना कुछ लिख सकते हो, कोई भी नंबर आप कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो, पर जनरली मैं ये प्रीफर करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ, सभी लोगों को, कि हमें कभी फ्रैक्शंस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है ना। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है हमेशा नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एफर्ट्स कम लगेंगे, है ना, और स्पीड भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, क्लू नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। द पर्सन हु एट द लास्ट एट ओनली 1/4 ऑफ द केक डेट वॉज रिमेनिंग। ध्यान से सुनना, मान लो ये इतना सारा केक रिमेनिंग था, है ना। अब देखो मैं क्या क्या बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। रिमेनिंग का कितना केक खाया, एक काम करते हैं हाईलाइटेड से बना देते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, रिमेनिंग का कितना केक खाया है, रिमेनिंग का केक खाया है 1/4। तो इसका 3/4 कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। और इस जगह पर मैं क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग में केक था कितना, इस जगह पर स्टार्टिंग में केक था कितना। तो स्टार्टिंग के केक को मैं बोल रहा हूँ C, है ना, C, या फिर C की जगह पर हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 100% था पहले स्टार्टिंग में पूरा का पूरा केक, ठीक है ना। तो देखो इसने क्या बोल रहा है हमें, ये इसने जो भी रिमेनिंग था इसमें से 1/4 खाया और 3/4 बच गया है। ये तो ये वाली बात हो गई, इसको मैंने लिख लिया, इसको टिक कर देता हूँ। और हमें क्या पता है कि केक कितना बचता है, कि जितना भी केक था ना उसका 1/8 बचता है। तो केक को मैंने टोटल कितना माना C, तो केक कितना बचेगा C/8, है ना। अच्छा इधर ध्यान से देखो, केक रिमेनिंग, है ना, या केक लेफ्ट फाइनली, ये कितना हो जाएगा C/8। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो फिर आप लोग सीख नहीं पाओगे कि मैंने नंबर कैसे एज्यूम किया। इस वाली बात को थोड़ा सा ध्यान से सीखना है आप लोगों को। वैसे मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप सवाल तो यहाँ से भी कर सकते हो, C मान लो, 100% मान लो, और ये सारे काम कर लो, ठीक है ना। पर देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3/4 को मैं कितना कह रहा हूँ, 3/4 को मैं कितना कह रहा हूँ, C/8 कह रहा हूँ मैं। तो 1/4 को मैं कितना कहूँगा, 3/4 को 1/4 बनाने के लिए क्या करोगे आप लोग, डिवाइड बाय 3 करोगे। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 दोनों तरफ होगा ना, तो 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/24। तो इसने केक कितना खाया, N ने केक कितना खाया, जितना भी केक था स्टार्टिंग में उसको 24 से आप डिवाइड कर दो, उतना केक इसने खाया है। बात आ गई समझ में सभी लोगों को। तो देखो इन्हीं दोनों क्लूज को पढ़ के मुझे ये वाली बात पता चल रही है, यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि यार क्यों ना मैं C को ऐसा नंबर ले लूँ जो कि 8 से भी डिविजिबल हो या 24 से भी डिविजिबल हो। तो क्वेश्चन किस में आ जाएगा, पूरा पूरा इंटीजर के अंदर आ जाएगा। और मेरी हमेशा कोशिश होती है हर एक क्वेश्चन को करने से पहले कि इंटीजर में सॉल्व किया जाए। वैसे होने में C/24 से भी हो जाएगा, आप लोग करके देख लेना इसको, है ना। मैं कुछ नया, थोड़ी सी अलग बात आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो 8 से और 24 से दोनों से डिवाइड हो जाए तो आप डायरेक्टली वही वाला नंबर क्यों नहीं ढूंढ लेते जो कि 24 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 24 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 8 से तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। जैसे 24 से 48 24 से डिवाइड होता है तो 48 फिर 8 से भी अपने आप ही हो जाएगा, है ना। 72 24 से डिवाइड होता है तो 8 से भी अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पर नंबर, मैं मान रहा हूँ कि जो भी स्टार्टिंग वाला जो मैं केक मानूँ ना, वो क्या मानूँ मैं, 24 से डिवाइड होने वाला नंबर। अब एक बात ध्यान से सुनो, M को जब केक मिला था तो केक कितना था, 4/5 यानी कि 80% था, है ना। यानी कि P ने केक कितना खा लिया था, P ने केक खा लिया था 20%, है ना। अब ध्यान से सुनो, दूसरा इनपुट में यहाँ से लूँगा, C को मैं कैसा नंबर मान रहा हूँ, 24 से डिविजिबल। अब 20% किस नंबर का अच्छा निकलता है, तो आप देखोगे जिस नंबर के एंड में 5 आता है या 0 आता है उनका 20% इंटीजर निकलता है। देखो जैसे कि 25 का 20% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5, 40 का 20% आप निकालोगे
तो कितना आ जाएगा 8। तो 24 से डिवाइड होने वाले वो नंबर लिखो जिनके एंड में 5 या 0 आता है। तो 24 की टेबल मैंने लिख ली 24, 48, 72, 96, 120, है ना। तो 5 से एंड वाला तो कभी भी नहीं आ सकता, 120 आ सकता है। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखना है, इससे क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। बस हो गया हमारा काम खत्म। तो मैंने क्या माना कि स्टार्टिंग में जो केक था ना, इसके अंदर कितनी स्लाइसेस थी, ये पूरा केक था स्टार्टिंग में हमारा, इसके अंदर कितनी स्लाइसेस थी 120, 1, 2 ऐसे करके टोटल कितनी स्लाइसेस थी 120 स्लाइसेस थी। अब देखना 120 स्लाइसेस थी, बाद में कितनी बच गई 80%। 120 का 80% कितना होता है 96, यानी कि पी ने कितनी स्लाइसेस खा ली, पी ने स्लाइसेस खा ली 20%, यानी कि 24, है ना। अब इधर देखो ध्यान से, c/8 बाद में बची थी, तो c/8 यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है 15 स्लाइस यहाँ पर बची थी, है ना। और c/24 यानी कि 5 स्लाइस यहाँ पर बची थी। और n को टोटल कितनी स्लाइस मिली होगी, तो 15 + 5 आप लोग कर सकते हो, 15 + 5 कितना हो जाएगा 20 स्लाइस n को मिली होगी, ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखो, हमें क्या पता है कि इनकी जो क्वांटिटी है ना m की और t की, ये इन्होंने क्वांटिटी दोनों ने ही सेम सेम खाई है। इसने भी x खाई है, x मैंने दूसरी जगह पर यूज़ तो नहीं कर रखा ना, और इसने भी कितनी क्वांटिटी खाई है x खाई है ना। प्लस मुझे पता है, इधर देखो ध्यान से, पिंक कलर से लिख रहा हूँ कि 96 स्लाइसेस में से m ने अगर x खा ली है तो t को मिलेंगी कितनी, t को मिलेंगी 96 माइनस का x, और t ने जितना मिला था उसमें से कितना खाया है आधा, हाफ, है ना। तो इधर ध्यान से देखो 96 माइनस x में से अगर आप आधा खा लेते हो तो वापस से आंसर कितना आना चाहिए, x ही आना चाहिए, है ना। जब आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, हो गया बस आपका काम, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 32, तो बस सब जगह पर लिख सकते हो आप। इसने 32 खाया था, इसने भी कितना खाया था 32 खाया था, इसको t को मिला कितना था 96 माइनस 32, यानी कि इसको कितना मिला था 64, 64 में से 32 ये खा चुका है, यानी कि 32 ही इसको मिला। अब 32 में से ये इतना खा रहा है और इतना खाने के बाद में 20 बच जाए, 20 बच जाए यानी कि कितना खाया होगा इसने खाया होगा 12। ये हो गया पूरा का पूरा सेट सॉल्व, है ना। तो मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो सब ये मैंने जो है नाटक किए यहाँ पर कि ये 120 मान लो, ये मान लो। मैं ऐसा करना इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन ही इंटीजर से सॉल्व करवाता हूँ, है ना। क्वांट के अंदर भी, इसके अंदर भी इंटीजर से सॉल्व करने का फ़ायदा यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कैलकुलेटर लोग यूज़ करते हैं तो दिमाग में हो जाती हैं, ठीक है ना। आपका मन हो तो आप सी से भी करके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका एक बार फ़ोटो ले लेते हैं हम सभी लोग, है ना, और इसके क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं सभी लोग। इसका एक बार फ़ोटो ले लो। तो देखो इधर पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन है इसका कि हु वॉज द लास्ट पर्सन टू एट द केक ड्यूरिंग द नाइट। तो इसका आंसर नरेश है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एंटायर केक डिड पवन ईट। तो पवन ने टोटल का कितना परसेंटेज खाया, तो पवन ने खाई है 24 स्लाइसेस आउट ऑफ 120, है ना। तो ये कितना होता है 1/5, 1/5 कितना होता है 5 में से एक नंबर 20%। ये वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है इसका, हु अमंग द फॉलोइंग एट द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ केक एज ए परसेंटेज। ये वाली लाइन बड़े काम की है, एज ए परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द केक डेट वॉज रिमेनिंग व्हेन ही वेंट टू ईट। 4 आदमियों का नाम है M, T, S और P, मतलब N का नाम नहीं है। तो M ने अपनी रिमेनिंग का कितना पार्ट खाया है, 120 में से 24 खा ली इसने, तो ब्लैक पेन देखना, इसने कितना खाया 20%। 96 में से 32 यानी कि 1/3 खा लिया इसने, यानी कि इसने कितना खाया 33.33, यानी कि अभी तक मिनिमम क्या है 20% ही आंसर। इसके बाद में 64 में से 32 खा लिया, 50% खा लिया। इसने कितना खाया 12 खा लिया आउट ऑफ 32, तो 12 आउट ऑफ 32 कितना परसेंट होता है, 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 8 बार। 3/8 का परसेंटेज कितना होता है, अगर याद हो तो आपको डायरेक्ट तो 37.5% होता है, और नहीं याद है तो इंटू 100% आप कर लो। तो सबसे मिनिमम किसका है, सबसे मिनिमम आया है P का। इसके बाद में ध्यान से देखो, हु अमंग द फॉलोइंग एट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द केक। तो देखो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द केक अगर आप देखोगे तो दो लोगों ने खाया है 32 और 32,
टीने और एम ने। पर देखो इसने फिर दोनों के नाम दे नहीं रखे होंगे। क्वेश्चन देखो इसने कैसे बना रखा है, आपको आंसर नहीं निकालना, आपको ऑप्शन में से देखना है हु अमंग द फॉलोइंग। एम और टी में से किसी एक का ही नाम होगा, एम का नाम है तो ये लगा दो आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिनोट द क्वांटिटी ऑफ केक दैट वाज रिमेनिंग आफ्टर तरुण फिनिश्ड ईटिंग द केक ड्यूरिंग द नाइट। तो जब तरुण ने केक खाना खत्म कर दिया था उसके बाद में कितना केक बचा था, ठीक है। तो तरुण के खाने के बाद में कितना केक बचा था, 32। तो टोटल में से कितना बचा था, तो टोटल स्लाइसेस मैंने कितनी मानी है, 120 मानी है। 120 में से कितना केक बचा था, 32 केक बचा था। 8 से कट गया 4 बार, 8 से कट गया 15 बार, तो 4/15, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया हो। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जैसे मैंने तो इसको इंटीजर बना करके किया, आप एक बार बिना इंटीजर बना करके भी करके देखो, है ना। और उस वाली बात में देखो क्या जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है, ख़राब लगता है, तो करके देखो क्या सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, पर अगर आपको इंटीजर जल्दी से फाइंड करना आता है इस टाइप के क्वेश्चन में, चाहे वो क्वांट के अंदर हो या LR के अंदर हो, तो आपको फिर यही वाला आसान लगेगा। और अगर आपको जैसे मैंने इंटीजर फाइंड किया, अगर ये वाली चीज़ अगर आपको मुश्किल लगी होगी तब तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, आप यही कर लो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा आसान लगा, ये 120 वाला या फिर ये डायरेक्ट सी से ही कर लेते तो ही ठीक था, ठीक है। चलो ये वाला सेट तो हो चुका है। तो देखो इसके बाद में एक और सेट आता है, इसके अंदर हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज 3 कैटेगरीज में दे रखी है ना। एक तो द्रविडियन लैंग्वेज, एक रोमांस, कुछ भी बोल सकते हो, एक एफ्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस, है ना। और हर एक कैटेगरी के अंदर 3-3 लैंग्वेज है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या बोल रहा है, ही मस्ट सेलेक्ट 3 लैंग्वेजेस दैट ही वांट्स टू लर्न, है ना। और ऊपर का भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लो। मनीष वांटेड टू लर्न 3 लैंग्वेजेस इज फ्रॉम डिफरेंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो 3 कैटेगरीज जो बोल रहा था मैं, वो 3 कैटेगरीज यही हैं, इसी के लिए बोल रहा है 3 फैमिलीज, द्रविडियन, एक ये रोमांस और एक एफ्रो एशियाटिक, ठीक है। तो देखो मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप इसे करो, मुझे ऐसे आसान लगता है तो मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इनको नंबर दे दिए, जैसे टोडा जो लैंग्वेज है इसको मैंने 1 बोल दिया, टूलू जो है इसको 2 बोल दिया, गोंडी जो है इसको मैंने 3 बोल दिया, लेटिन को 6 बोल दिया, एमहेरिक को मैंने 9 बोल दिया, होसा को मैंने 7 बोल दिया। इस तरीके से मैंने बोल दिया, तो क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। अब इन नंबर्स की फॉर्म में क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं क्लू लिखूँगा, है ना। इसके अंदर गलती क्या होगी, सेट ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक तो देखो आपको इसका मीनिंग समझना है ना, ये सिलेक्शन का सेट है, तो एक तो मीनिंग समझना है। और मीनिंग में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसने जो मीनिंग जो स्टेटमेंट दे रखे ना सारे सिंपल है, वरना सिलेक्शन में 2-3 टाइप के स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़ कर देते हैं आदमी को, तो यहाँ तो देखो कोई इशू होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे क्लू के बीच में आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, ये एक दिक्कत होती है। तो देखो मैंने कोशिश ऐसे की है कि मैं ऐसे बताऊँ आपको कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये कह रहा है अगर ये टोडा को सिलेक्ट करता है, यानी कि अगर ये 1 को सिलेक्ट करता है तो ये ओरोमो को सिलेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि अगर ये 1 लेता है तो इसके पास में 8 तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं, या फिर इन अदर लैंग्वेज 1 और 8 कभी साथ में आ ही नहीं सकते। दूसरा वाला क्लू क्या है, इफ़ ही सेलेक्ट कैटालन और होसा ही कैन नॉट सेलेक्ट गोंडी। इसका मतलब है कैटलन और होसा कितना है, 4 और 7। तो अगर ये 4 और 7 अगर ये सिलेक्ट करता है तो फिर इसके पास में लैंग्वेज नंबर 3 क्या है, गोंडी, इस तक पहुंचने के चांस ख़त्म है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 3 के साथ में कभी 4 नहीं आएगा और 3 के साथ में कभी 7 नहीं आएगा, आप अपनी लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड वाला क्लू क्या है, इफ़ यू सेलेक्ट बोथ टूलू एंड रोमेनियन। टूलू और रोमेनियन का क्या क्या है, 2 और 5। अगर ये दोनों सेलेक्ट करता है, अगर ये 2 और 5 सेलेक्ट करता है तो फिर इसे सेलेक्ट करना ही पड़ेगा एमराहिक का मतलब है 9 नंबर, इसको सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा, है ना। 2-5 के साथ में कहने का मतलब ये है 2-5 के साथ में आप 7 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि 2-5 आपने ले लिया तो इस कैटेगरी में आपको कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो फिर आप इसके साथ में 7 नहीं ले सकते। 2-5 सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपको 9 ही लेना पड़ेगा। अच्छा फिर कोई लोग पूछेंगे हम मुझसे कि 2 ले लिया और 2 के साथ में 4 ले लिया तो फिर ले सकते हैं कुछ भी, 8 ले सकते हैं इसके साथ, तो जवाब है बिल्कुल ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना 2 और 5 अगर साथ में आ रहा है तो फिर तीसरा वाला 9 ही आएगा।
अगर दोनों साथ में नहीं आ रहे, दोनों में से या तो 2 ही आ रहा है या 5 ही आ रहा है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहो तो आप नो को ले लो और चाहो तो फिर आप नो को मत लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद वाला फोर्थ वाला क्लू क्या है, ही कैन नॉट सेलेक्ट बोथ टोडा एंड केटेलन। टोडा क्या है 1 और केटेलन क्या है 4, यानी कि अगर आप 1 को सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आप 4 पर कभी भी नहीं जा सकते, या फिर इन अदर वर्ड्स 1 के साथ में 4 कभी नहीं आ सकता, 4 के साथ में 1 कभी नहीं आ सकता। फिफ्थ वाला, इफ़ ही सेलेक्ट्स लैटिन ही कैन नॉट सेलेक्ट एम्हैरिक, है ना। तो अगर वो लैटिन सेलेक्ट करता है, यानी कि अगर वो 6 नंबर सेलेक्ट करता है तो फिर वो 9 नंबर कभी भी सेलेक्ट नहीं कर सकता, या इन अदर वर्ड्स 6 और 9 कभी भी साथ में नहीं आएंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे क्लू मैंने देख लिए। ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, दूसरी बात कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, है ना। तो इधर देखो ध्यान से, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले मैं 1 वाले केस बनाऊँगा कि टोडा के साथ में मैं क्या ले रहा हूँ। तो टोडा के साथ में मैं कैसे केस बनाऊँगा, देखो ध्यान से, पहले तो मैं 1 और 4 को फिक्स कर लूँगा, फिर बारी बारी से इन तीनों के केस बनाऊँगा, फिर मैं 1 के साथ में किसको फिक्स कर लूँगा, फिर मैं 1 और 5 को फिक्स कर लूँगा, फिर 5 के साथ में तीनों देखूँगा। इस तरीके से मैं केस बनाऊँगा, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो सबसे पहले तो मैंने 1 के क्लू देख लिए, एक ऊपर ऊपर नज़र मार ली मैंने यहाँ से, है ना, कि 1 के लिए क्या क्या क्लू हैं, 1 के लिए क्या क्या क्लू हैं। तो 1 के लिए एक तो क्लू नंबर 1, क्लू नंबर 4 कि 1 के साथ में 8 नहीं आ सकता, 1 के साथ में 4 नहीं आ सकता। तो देखो 1 के साथ में जो मैं 4 के साथ में केसेस बनाने वाला था ना, 1 और 4 को फिक्स करके, ये वाला, तो ये तो फेल हो ही गया। तो अगला केस क्या आएगा, 1 और 5 को मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो 1 5 को मैंने फिक्स किया, 1 5 को फिक्स किया मैंने, 1 5 को मैंने फिक्स किया। तो एक बार 1 5 के साथ में कितना आ जाएगा 7, एक बार 1 5 के साथ में कितना आ जाएगा 8, और एक बार 1 5 के साथ में कितना आ जाएगा 9, है ना। अब देखो आप लोग कहोगे कि पहला वाला क्लू क्या कह रहा है कि 1 के साथ में 8 भी नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं, इसे गलत कर दो, ठीक है ना। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि 1 5 फिक्स करने का क्या मतलब है। इसके बाद में फिर मैं क्या फिक्स करूँगा, मैं फिक्स करूँगा 1 6, है ना। 1 6 के साथ में क्या आ जाएगा, 1 6 के साथ में आ जाएगा 7, है ना। 1 6 8 आ नहीं सकता, पर हमें सीरियल से चलना है। फिर 1 6 9, 1 6 9 मैंने लिख लिया। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँगा कि जब आपने सारे के सारे केस बना लिए तो एक बार नज़र मार लो, जैसे क्लू नंबर 5 चेक कर लो। क्लू नंबर 5 क्या होता है, क्या 6 9 कहीं पर साथ में आ रहे हैं, तो जवाब है आ रहे हैं। कहाँ पर साथ में आ रहे हैं, आखिरी वाले में साथ में आ रहे हैं, इसको काट दो। और कहीं पर आ रहे हैं 6 9 साथ में, नहीं आ रहा है। 1 4 कहीं पर साथ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर 2 और 5 आ रहे हैं साथ में, कहीं पर 2 5 आ रहे हैं तो 9 को लिखना जरूरी नहीं आ रहा। थर्ड वाला क्लू भी हो गया, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। 4 और 7 दोनों किसी में आ रहे हैं, दोनों नहीं, क्या 4 और 7 में से दोनों में से कोई एक आ रहा है, आ तो रहा है 7, तो इसके साथ में 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है, नहीं है 3, ठीक है ना। 1 के साथ में 8 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, इसके अंदर था, मैंने काट ही दिया, है ना। तो अगर आप कुछ बना भी लेते हो तो फिर से क्लू चेक कर लो और इनको गलत कर दो आप, है ना। तो 1 को लेकर के सारे केसेस मेरे पास में हो गए कि टोडा लैंग्वेज अगर कोई भी बोलेगा तो उसके साथ पेयर्स कौन कौन से बनेंगे, ये वाले बनेंगे। अब बना लेते हैं हम टूलू वाले। तो आप ये 2 वाले देख लो पहले। तो 2 के साथ में मैं सबसे पहले किसको फिक्स कर रहा हूँ, मैं फिक्स कर रहा हूँ 4 को। तो 2 4 7, 2 4 8 और 2 4 9। अब आप कहोगे इसके अंदर कुछ गलती भी तो हो सकती है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अब 2 के साथ में 5 को फिक्स कर रहा हूँ, तो देखो ये तो बड़ा आसान है। 2 के साथ में अगर 5 को अगर फिक्स कर लिया ना, तो क्लू नंबर 3 से मुझे तीसरा क्या लेना है, 9 ही लेना है। 2 5 7 बनेगा नहीं, 2 5 8 बनेगा नहीं, 2 5 9 ही बनेगा। इसके बाद में फिर मैं क्या लूँगा, 2 6 7, 2 और 6 को फिक्स कर लिया, 2 6 8 और 2 6 9 को तो मैं ले नहीं सकता, 6 9 को साथ में लेते ही क्लू नंबर 5 गलत हो जाएगा। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या 6 9 साथ में आ रहे हैं क्लू नंबर 5, क्या 6 9 कहीं पर साथ में आ रहे हैं, कहीं पर भी नहीं आ रहे जितने मैंने लिखे हैं, ठीक है। क्या 1 4 साथ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी ठीक है। क्या 2 5 आ रहा है कहीं पर साथ में, आ रहा है, तो उसके साथ 9 ही आना जरूरी है, लिख चुका। 4 और 7 के साथ में 3 नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ये वाला भी फुलफिल्ड है। 1 और 8 कभी भी नहीं आना चाहिए साथ में, नहीं आ रहा है। तो ये सारे के सारे हमने सही बना लिए। इसके बाद में गोंडी वाला जो है, ये वाला देख लो, थर्ड, ठीक है। तो ये थर्ड के साथ में मैं क्या लूँगा, सबसे पहले 3 के क्लू देख लो। 3 के साथ में आपको 4 और 7 नहीं लेना है ना। तो 3 और 5 को फिक्स कर लो, 3 5 8, 3 5 9। 3 5 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 के साथ में 7 नहीं आना। 3 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 के साथ में 4 भी नहीं आना। अब क्या लोगे आप, 3 6 7 तो ले नहीं सकते 3 के साथ में, तो 3 6 8।
3 6 9 लोगे क्या, चाहो तो लिख लो, पर आप क्लू चेक करोगे तो फिर बाद में गलत हो जाएगा, 6 9 साथ में आएंगे तो, ठीक है ना। तो यही सारे के सारे केस हमारे पास में बने हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर यही है कि टोटल कितने पेयर्स बन सकते हैं, है ना। तो 3 + 6 + 3, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 12, 12 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक बार इसकी पिक्चर ले लो सभी लोग, और पिक्चर लेने से तो मुझे लग नहीं रहा कि आंसर हो पाएगा, पर फिर भी ले लो ताकि बार बार में मुझे ये वाला पेज पलटना ना पड़े। दूसरा क्या है कि मनीष अगर होजा सेलेक्ट करता है ना, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट द अदर 2 लैंग्वेज। अब सबसे पहले होजा का कोड देखो, होजा का कोड कौन सा है, 7। तो 7 के साथ में कौन कौन सी लैंग्वेज, मतलब कितने केसेस बन सकते हैं ये पूछ रहा है। एक तो ये बन रहा 7 के साथ में, है ना, एक 7 के साथ में ये बन रहा, 2 3, है ना, और ये कितना हो गया 4, और भी कोई है नहीं है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इसको मिटा दो, और कोई केस मिस तो नहीं किया ना मैंने 7 वाला, नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट वाला है, इफ मनीष हैज टू सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज बिटवीन एग्जैक्टली 1। मैंने वेन डायग्राम जब पढ़ाया था, यूट्यूब पर वीडियो पढ़ाया, आप देख सकते हो, तो मैंने 5 वर्ड्स बताए थे, उसमें से आप एक वर्ड एग्जैक्टली भी था, और बोला था कि जब भी एग्जैक्टली आ जाए तो पॉज ज़रूर लेना है और ध्यान से सुनना है। अगर इसको एग्जैक्टली एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, अमेरिक एंड रोमेनियन, अमेरिक का तो नंबर 9 था और रोमेनियन का कितना था 5, तो 9 और 5 में से कोई एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने साथ में। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट 3 लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले तो 5 वाले सेलेक्ट कर लो। अब देखो ये वाला मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5 और 9 दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है ना। 5 और 9 दोनों वाले साथ में नहीं करने मुझे सेलेक्ट, है ना। तो 5 वाला, ये भी 5 और 9 वाला छोड़ दो, ये भी 5 और 9 वाला छोड़ दो। अब अकेले 9 वाला देख लो, ये रहा अकेले 9 वाला, और भी कहीं पर दिख रहा है अकेले 9 वाला, नहीं दिख रहा है ना। तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। चलो इसके बाद में क्या बोल रहा है, ये मैं मिटाया था एक बार। एग्जैक्टली का मतलब यही था पिछले क्वेश्चन में कि 5 या 9 दोनों साथ में ना आए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इफ मनीष सेलेक्ट टुलू बट नॉट रोमेनियन। टुलू का नंबर क्या है, टुलू का नंबर है 2, 2 तो सेलेक्ट करे पर 5 सेलेक्ट ना करे। तो ये क्या बोल रहा है, कितने तरीके से 2 हो पर 5 ना हो, 2 हो पर 5 ना हो। ये रहा, एक तो 2 है 5 नहीं है, दूसरा आ रहा 2 है 5 नहीं है, तीसरा आ रहा 2 है 5 नहीं है, चौथा आ रहा 2 है 5 नहीं है, पांचवा आ रहा 2 है और 5 नहीं है। तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है वो लैंग्वेज, 5 तरीकों से। इसके बाद में क्या बोल रहा है, इफ मनीष वॉन्ट्स टू सेलेक्ट लैटिन, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट द अदर 2 लैंग्वेजेस। अब लैटिन का नंबर कौन सा है, 6। तो 6 वाले केसेस आप काउंट कर लो कितने आ रहे हैं, 6 वाले केसेस कितने काउंट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 और 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सेट हुआ ख़त्म, है ना। आप कमेंट करके बताना ताकि मैं आगे भी इस चीज़ को सोल्यूशन के अंदर इंक्लूड करूं। क्या ऐसे नंबर रिज्यूम करने से कि आपको ये वाला सेट आसान लगा या और मुश्किल हो गया, क्योंकि आप लोग फीडबैक दोगे उसी हिसाब से फिर मैं सोल्यूशंस इसके बनाऊंगा आगे, ठीक है। ठीक है, चलो हो गया ये भी ख़त्म। तो इसके बाद में एक सेट और रह जाता है, कौन सा वाला, ये वाला सेट। देखो ये वाला सेट बिल्कुल फर्जी सेट है, एकदम बिल्कुल फ्रॉड सेट है। आप एक काम करना, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वेन डायग्राम के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप एक बार 4 सेट के अंदर 4 सेट वाले क्वेश्चंस अगर वहाँ से देख लोगे ना, तो ये तो वैसे बिल्कुल फ्रॉड क्वेश्चन है, इससे काफ़ी अच्छे लेवल के मैंने कर पाए क्वेश्चन, है ना। तो मेरे हिसाब से इसे बताने की ज़रूरत है नहीं, और ऐसा मेरे पास में फीडबैक आया भी नहीं है कि मुझे बताना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं कि मैं इसके आंसर्स मार्क करवा दूँ आपको। इसका आंसर है 166, ठीक है। इसके बाद वाले का आंसर है ए, और इसके बाद वाले का आंसर है डी, ठीक है। और इसके बाद वाले का भी आंसर है डी, और सबसे आखिरी वाले का आंसर है 92, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा पूरा पेपर हो गया ख़त्म।
थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते तो हैं, बाकी लाइक कभी नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरी उन दोस्तों से मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लाइक भी करो वीडियोस को और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करोगे नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना, और आपको आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय। मिलेंगे हम एक और नए मॉक के डिस्कशन के साथ में।